नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। जी हाँ, इस शेर के मायने ये हैं कि जिस तरीके से कुछ लोगों को थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है तो वो मगरूर हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और लोगों से बात तक करना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन आज आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, लोग इन्हें पूनम सेन के नाम से जानते हैं और इन्होंने राजनीति की शुरुआत करते हुए एक ऐसा मकाम हासिल किया जो लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए नामुमकिन होता है। लेकिन आज भी इनकी शख्सियत में कोई कमी नहीं है, इनका जो व्यक्तित्व है वो किसी से परे नहीं है, एक अच्छी शख्सियत की मालिक हैं, लोगों से प्रेम से बात करती हैं। एक अहम बात इनके बारे में बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ा और एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करा। भले ही 2017 में इनकी 4th पोजीशन रही, लेकिन लोगों के दिल में इन्होंने जो छाप छोड़ी वो आज भी मौजूद है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार इन्होंने 122 फरीदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है और एक लंबे समय से क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट देने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ी बात यह है कि लोगों जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा तब इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, चाहे फिर वो गरीबों के घर राशन पहुंचाने का काम हो या फिर किसी बीमार को मुफ्त दवाई देने का काम हो। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं का साथ इनके साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ पूनम सेन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, क्या चुनावी रणनीति है, क्या मुद्दे हैं और फरीदपुर के लोगों की परेशानियों को ये कितना समझती हैं और उन्हें कैसे दूर करेंगी। तो मैं पूनम सेन जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है। मैंने आपका कुछ मोटा मोटी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं पूनम सेन फरीदपुर 122 विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और मैं 2015 से लगातार फरीदपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ और मैंने एक ट्रस्ट खोला था, उसके ज़रिए मैं लगातार लोगों से मिल रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ और उनकी परेशानियों को समझती हूँ और जो भी उनको खाना पीना, जिस भी तरह की पढ़ाई लिखाई में जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है, कोशिश करती हूँ कि उनके पास जाके उनकी पूरी मदद कर सकूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2015 में एक ट्रस्ट के माध्यम से इन्होंने सामाजिक सेवा चुनने का कार्य किया और लोगों के लिए काम किया। मैं सबसे पहला सवाल करूंगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में राजनीतिक सफ़र की आपने कैसे शुरुआत की और कहां से की? मेरा उद्देश्य तो समाज सेवा ही करना था, लेकिन जब मैं क्षेत्र में गई तो लोगों को नेचर है, स्वभाव जो भी कहिए और जो भी मदद करती थी, काम करती थी, तो और जो वो लोग दूसरों से कंपेयरिंग करते थे, जो पहले के यहाँ के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उन्हें लगा कि आप अभी जब कुछ नहीं हो तब इतना काम करते हो, अगर कुछ हो जाओगे तो फिर आप बहुत ही क्षेत्र को आगे ले जाओगे। तो उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। तो फिर हमें इसमें आना पड़ा, नहीं तो बाकी हम तो समाज सेवा ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, बड़ा अच्छी और साफ बात कही है कि हम तो सिर्फ समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जनता ने हमसे कहा कि आप जो है राजनीति में आइए और हमारे लिए काम कीजिए। जनता के कहने पर इन्होंने आवेदन किया है और राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि 2017 में आपने जब इलेक्शन लड़ा और आपको 4थी नंबर की पोजीशन मिली, अब 2021 में आपने दोबारा आवेदन किया है, अगर आपको टिकट मिलता है तो फरीदपुर विधानसभा के मतदाताओं को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगी आप? मैं सबसे पहले यहाँ पे जब घूमती हूँ, देखती हूँ यहाँ की रोडें, यहाँ पे बच्चे रोज़गार देखते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। जब भी जाते हैं तो परेशानियाँ देखते हैं। यहाँ कोई स्कूल मतलब कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए कोई रोज़गार की वो नहीं व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, यहाँ तक कि है ही नहीं, गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सब चीज़ें, रोडें बहुत टूटी फूटी हैं, रोडवेज बस की कोई इस तरह से मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है। कोई भी नेता आया है उसने अपना ही लगता है घर भरा है, रोड पब्लिक के लिए कोई भी काम नहीं किया है। तो इसलिए हम चाहेंगे अगर हम आते हैं तो ये सब चीज़ें एक मतलब हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, महिलाओं के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। जब फरीदपुर विधानसभा में एक लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी कम रही है, अब आप आना चाहती हैं,
तो मैं जानना चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं फरीदपुर विधानसभा की, इन महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहती हैं, क्या विज़न है आपके पास? महिलाओं के लिए, महिला हमारे यहाँ 50% महिलाएं हैं मतलब होती, और उनके उस तरह से उनको भागीदारी नहीं दी जाती, उन्हें घर में ही बंद कर दिया जाता है एक तरह से, उनको कोई रोज़गार की। तो हम चाहेंगे कि कोई ना कोई लघु कुटीर उद्योग खोले जाएं और उनको जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, तो इस तरह से उनके लिए भी कोई ना कोई रोज़गार की व्यवस्था की जाए, उनको आगे लाया जाए, उनको राजनीति में भी आगे लाया जाए, हर क्षेत्र में उनकी कोशिश की जाए कि वो आगे आएँ। मैं जानना चाहूँगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव अगर आप जीतती हैं और एमएलए बनती हैं तो इस विधानसभा के लोगों के लिए प्राथमिकता से क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो एजुकेशन, यहाँ पे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बच्चे 12th के बाद फिर पढ़ नहीं पाते आगे, या फिर उनको दिल्ली और बॉम्बे कहीं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, उसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ में हॉस्पिटल, यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो उस सब की भी व्यवस्था। अभी कोविड में हमने देखा कि कितनी परेशानी हुई यहाँ मरीजों को, ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, कितने लोग यहाँ पे उसकी वजह से मर गए, डेथ हो गई उन लोगों की। तो ये सब हॉस्पिटल है, रोज़गार हैं, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। रोड, बिजली, पानी, सभी की हम कोशिश करेंगे कि इन सबको थोड़ा सा अच्छा किया जाए। रोड हम जाते क्षेत्र में जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ 1 घंटे से भी ज़्यादा, और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो सब देखा जाएगा, रोडों को अच्छा किया जाएगा। जी, आपके साथ बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं। आप जब क्षेत्र में भ्रमण करती हैं तो बहुत संख्या में युवा होते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगी? युवा हमारे संग शुरू से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जब शुरू किया था 15 में, तो एक कोचिंग चलाई थी जिसमें हम कंपटीशन की तैयारी करते थे बच्चों को। तो बच्चों को तब से ही हमसे बहुत अटैचमेंट है, लगाव है, उनको है कि मैम आप आओगे तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, तो इसलिए वो हमसे शुरू से ही जुड़े हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं अगर हम आएंगे तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में फरीदपुर आगे होगा। मौजूदा वक्त में 122 फरीदपुर विधानसभा से श्याम बिहारी लाल जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, कि उनकी कौन सी वो नाकामियां हैं जिसका आप फ़ायदा 2022 में उठा पाएंगे? जब हम जनसंपर्क करते हैं, जाते हैं क्षेत्र में, तो पता चलता है कि मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कभी क्षेत्र में आए ही नहीं हैं। अभी कोविड काल में भी इतनी परेशानियां हुई लोगों को, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र में गए ही नहीं, लोगों से पूछे ही नहीं हालचाल। और जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो चाहे वो कोटेदार हों, चाहे ट्रॉली वाले हों, सबसे रिश्वत मांगी जाती है। यहाँ पे हर जगह बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जैसा कि मैम ने बताया कि जब ये जनसंपर्क करती हैं तो लोगों का कहना ये है कि मौजूदा विधायक क्षेत्र में कभी आकर ही नहीं झांके हैं पिछले 5 साल में। उन्हीं सब चीज़ों का ये फ़ायदा 2022 में उठाने वाली हैं। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे माध्यम से प्रदेश और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी प्रदेशवासियों से एक मैसेज देना चाहूँगी। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, वो ऐतिहासिक हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएं, जिससे प्रदेश और क्षेत्र में दोबारा विकास की गंगा बहे। धन्यवाद जी। आज मेरे साथ मौजूद थी पूनम सेन जी, जो पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रही हैं और इसके अलावा समाज सेवा से जुड़कर लोगों के लिए काम किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा और चौथे नंबर की प्रत्याशी रहीं, लेकिन हारने के बावजूद भी लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी और आज ये फिर से चुनावी मैदान में उतर आई हैं। 122 फरीदपुर विधानसभा से इन्होंने आवेदन किया है और लगातार जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हाँ, इसी सोच के साथ पूनम सेन जी राजनीति में आकर लोगों के लिए काम करना चाहती हैं और उस घर की हर एक घर की उस परेशानी को ख़त्म कर देना चाहती हैं जो उनके बस में है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।